नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। चीनी उद्योग में इस्तेमाल होने वाले वाष्पीकरण यंत्र यानी कि इवेपोरेटर्स। जी। और ये कैसे काम करते हैं, गन्ने के रस को गाढ़ा करने में इनका क्या रोल है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ एक्सपर्ट नोट्स और लेख हैं, तो कोशिश रहेगी कि इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझें। बिल्कुल। तो देखिए, इनका जो मुख्य काम है वो तो बिल्कुल साफ है, गन्ने के रस से पानी निकालना। हाँ, पानी उड़ाना। और इससे रस की मिठास, जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, वो बढ़ जाती है। करीब 12-15 डिग्री से सीधा 60-65 डिग्री ब्रिक्स तक। जी, काफी गाढ़ा हो जाता है रस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाष्पीकरण यंत्र आखिर ये है क्या चीज? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक तरह का हीट एक्सचेंजर सिस्टम है। मतलब गर्मी का आदान प्रदान होता है इसमें। हीट एक्सचेंजर, ओके। और ये काम करता है वैक्यूम में, यानी कम दबाव पर। रस को कम दबाव पर उबाला जाता है। अच्छा, वैक्यूम में क्यों? इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि रस कम तापमान पर उबल जाता है, तो एक तो ऊर्जा बचती है, और दूसरा रस की क्वालिटी खराब नहीं होती, मतलब जलने का डर कम रहता है। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण बात है। तो ये सिर्फ गाढ़ा ही नहीं करता? नहीं नहीं, ये सिर्फ गाढ़ा ही नहीं करता, ये असल में रस को अगले स्टेज के लिए तैयार करता है, जहाँ चीनी के क्रिस्टल्स बनते हैं। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन के लिए। हाँ, इसके जो मुख्य हिस्से हैं, जैसे वाष्प बॉडी है जहाँ भाप और रस अलग होते हैं, फिर कैलेंड्रिया है जिसमें ट्यूब्स लगी होती हैं। कैलेंड्रिया, ये हीटिंग वाला हिस्सा है? जी हाँ, यही मेन हीटिंग चेम्बर है, ट्यूब्स वाला। ये सब मिलकर गर्मी को बहुत अच्छे से, मतलब कुशलता से ट्रांसफर करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि ये कई तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक ही टाइप का इवेपोरेटर हो। हाँ बिल्कुल, कई प्रकार हैं और हर एक की अपनी खासियत है, अपनी जगह है। जैसे कि सबसे आम कौन सा है? सबसे आम जो है वो है रॉबर्ट टाइप। इसे वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर भी कहते हैं। रॉबर्ट टाइप। जी। हम्म, इसमें रस ट्यूब्स के अंदर नेचुरली घूमता है, मतलब प्राकृतिक संवहन से। गरम रस ऊपर उठता है, ठंडा होकर नीचे आता है। अच्छा, अपने आप? हाँ, एक तरह से। और ये थोड़े गाढ़े, मतलब ज्यादा विस्कस रस के लिए भी ठीक रहता है। और एक वो फॉलिंग फिल्म वाला भी होता है, सुना है वो बहुत एफिशिएंट है। हाँ, फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर काफी कुशल माना जाता है। इसमें क्या होता है कि रस ट्यूब्स के अंदर ऊपर से नीचे एक पतली फिल्म बनाकर बहता है। एक पतली परत की तरह। बिल्कुल। तो क्योंकि रस गर्म सतह के संपर्क में बहुत कम देर रहता है, ये उन रसों के लिए बढ़िया है जो गर्मी से जल्दी खराब हो सकते हैं, हीट सेंसिटिव लिक्विड्स के लिए। और राइजिंग फिल्म, वो भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, सिद्धांत कुछ वैसा ही है, लेकिन राइजिंग फिल्म में रस नीचे से ऊपर की तरफ बहता है। भाप के जो बुलबुले बनते हैं ना, वो उसे ऊपर धकेलते हैं। अच्छा, बुलबुलों के जोर से ऊपर। जी, ये अक्सर थोड़े कम गाढ़े तरल पदार्थों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर एक आता है फोर्स्ड सर्कुलेशन, इसमें तो पंप लगा होता है शायद? हाँ बिल्कुल, फोर्स सर्कुलेशन में एक पंप होता है जो रस को तेजी से ट्यूब्स के अंदर घुमाता है। इसकी क्या जरूरत पड़ती है? पंप क्यों? देखिए, ये तब काम आता है जब रस बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो, या फिर उसमें पपड़ी जमने का, मतलब स्केलिंग का खतरा ज्यादा हो। स्केलिंग मतलब ट्यूब्स में कुछ जम जाना। हाँ, अशुद्धियां जम जाती हैं, तो पंप का प्रेशर ये पक्का करता है कि बहाव रुके नहीं, भले ही रस गाढ़ा हो या उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हो। तो ऐसा लगता है कि मिलों को चुनना पड़ता है, ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए या मुश्किल रस को हैंडल करने की क्षमता। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव इसी बात पर निर्भर करता है कि रस कैसा है और हमें प्रक्रिया से क्या चाहिए। और यहीं पर मल्टीपल इफेक्ट सिस्टम बहुत काम आता है। हाँ, ये मल्टीपल इफेक्ट सिस्टम, ये नाम तो सुना है। ये ऊर्जा कैसे बचाता है, ये थोड़ा समझाइए। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें, तो इस सिस्टम में कई इवेपोरेटर, आमतौर पर 4 या 5, एक के बाद एक, मतलब सीरीज में जुड़े होते हैं। एक लाइन में? जी, एक लाइन में। पहले वाले इफेक्ट को बॉयलर से ताज़ी भाप मिलती है, वो रस को गर्म करती है, और उससे जो भाप निकलती है, हाँ, वो भाप अगले वाले यानी दूसरे इफेक्ट को गर्म करने के काम आती है। फिर दूसरे से निकली भाप तीसरे को गर्म करती है, और ऐसे ही चलता रहता है। अरे वाह, मतलब एक ही भाप बार बार इस्तेमाल हो रही है? एग्जैक्टली। हर अगला इफेक्ट पिछले वाले से थोड़े कम दबाव पर काम करता है, जिससे ये संभव हो पाता है। और इस तरह से भाप का बार बार इस्तेमाल होता है और ऊर्जा की बहुत बचत होती है। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। जी, और आजकल के समय में जब लागत और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हाँ, ये बात तो है। ये सुनने में तो काफी बढ़िया लगता है, लेकिन इतनी एफिशिएंसी के बाद भी क्या इनके ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें आती हैं? कुछ प्रैक्टिकल चैलेंज? चैलेंज तो होता ही है। जैसे आपने पहले पूछा था स्केलिंग के बारे में। हाँ, वो पपड़ी जमना। जी, ट्यूब्स के अंदर अशुद्धियों का जमना ये एक आम समस्या है। इससे हीट ट्रांसफर कम हो जाता है, मतलब इवेपोरेटर ठीक से काम नहीं कर पाता। तो सफाई करनी पड़ती होगी बार बार। बिल्कुल, नियमित सफाई जरूरी है। फिर एक और चीज होती है कैरी ओवर। कैरी ओवर, ये क्या है? इसमें रस के छोटे छोटे कण भाप के साथ उड़ जाते हैं। इससे चीनी का नुकसान होता है, मतलब आपकी यील्ड कम हो जाती है। अच्छा, मतलब चीनी भाप के साथ वेस्ट हो गई? हाँ, कुछ हद तक। और कभी-कभी रस में झाग बहुत बनने लगता है, जिसे फोमिंग कहते हैं। वो भी वाष्पीकरण में दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ये सब चीजें दक्षता पर असर डालती होंगी। सीधा असर डालती हैं, दक्षता पर भी और ऑपरेशन की लागत पर भी। इसीलिए लगातार मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि ये वाष्पीकरण यंत्र चीनी बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बिल्कुल, इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और ये सिर्फ रस को गाढ़ा नहीं करते, बल्कि अलग अलग तरह के डिजाइन अलग अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए बने। और मल्टीपल इफेक्ट सिस्टम ने तो ऊर्जा बचाने में क्रांति हिला दी है। जी, और ये इंजीनियरिंग की वही पुरानी कश्मकश दिखाता है। एफिशिएंसी, लागत और मुश्किल चीजों को संभालने की क्षमता के बीच एक संतुलन बनाना। सही कहा। इस पर सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता का दबाव बढ़ रहा है, हाँ, वो तो है। तो क्या भविष्य में इन इवेपोरेटर्स के डिजाइन का नजरिया बदल सकता है? क्या हम ऐसे हाइब्रिड सिस्टम देख सकते हैं जहां वाष्पीकरण के साथ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब नॉन थर्मल तरीके पानी निकालने के लिए। हाँ, ताकि चीनी उत्पादन में पानी और ऊर्जा की खपत को और भी कम किया जा सके। सोचने के लिए अच्छी दिशा है ये। बिल्कुल, इस पर आगे काफी काम हो सकता है।